यह कल्पना करें कि अगर हम अपने जीवन में उन सभी चीजों को लागू कर लेते जो हमें पहले से ही पता थी और जो हमें बेहतर बना सकती थी, तो हम सिर्फ ज्ञान के नहीं बल्कि उस ज्ञान को क्रिया में बदलने के भी मास्टर बन जाते। मेरा एक दोस्त टाइलर समय समय पर मुझसे संपर्क करता है जब वह एपिसोड में से किसी एक को सुनता है और हम उस पर बातें करते हैं, सामग्री के बारे में, समानताओं और अंतरों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने अपने जीवन में कैसे बेहतर, खुशहाल और स्वस्थ हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में टाइलर ने एक टेक कंपनी बनाई और बेची है और अब वह अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है, जो कि कई मायनों में मेरे लिए भी संबंधित हो सकता है। आज सुबह मुझे उससे एक वॉइस नोट मिला और उसने कहा, यार, कल्पना करो कि अगर हमने पूरी तरह से उन चीजों को लागू किया जो हमें सच मानती हैं, तो क्या होगा अगर हम अपने लिए वही सलाह लागू कर पाते जो दुनिया को देखकर इतनी स्पष्ट लगती है। मैंने सोचा, वाह, सही बात है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक दशक से अधिक समय तक इस पर विचार और दर्शन किया है, यह एक बहुत ही वास्तविक और मूल्यवान प्रश्न है। और यह प्रश्न मेरे जीवन के एक बहुत ही उपयुक्त समय पर आया। आप में से जो लंबे समय से इस चैनल या पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वे जानते हैं कि यह मेरे लिए एक महान यात्रा का दस्तावेज है जो मेरी पहली वीडियो से शुरू हुई थी। ओड टू एक्सीलेंस, जो मूल रूप से मुझे खुद से वादा करना था कि मैं इस क्रिएटर के काम को एक मौका दूंगा और उस सुरक्षित रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा जिसे मैं पहले से जानता था। उस वीडियो से लेकर रनिंग इन द रेन तक, जहां मैंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बनाने का महत्व समझा जो कठिन काम करता है, मेक यू प्राउड जैसी स्पीच तक, जहां कठिन समय के दौरान मैं खुद को आश्वस्त करता हूं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। और हाल ही में जहां मैं आखिरकार 10 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ वृद्धि देख रहा हूं, लेकिन अब नई चुनौतियों का सामना कर रहा हूं। शुरू से ही मैंने खुद को उतार चढ़ाव के माध्यम से कोचिंग दी है, लेकिन इन कहानियों का मेरे लिए या उन लोगों के लिए क्या महत्व है जो इन्हें सुनते हैं। वे एक आदर्श की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन केवल जानकारी होती है। हाँ, जीवन आपको अधिक देता है जब आप जीवन से अधिक मांगते हैं। और हाँ, असुविधा अक्सर प्रवेश की कीमत होती है। हाँ, आप जीवन के सबसे बड़े तूफानों का सामना कर सकते हैं अगर आप एक समय में एक कदम उठाते हैं। और हाँ, हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे विकसित होती हैं और संदर्भ बदलते हैं, लेकिन हम उन्हें सामना करने और संभालने के लिए सुसज्जित हैं। लेकिन यह सब जानकारी तब तक मायने नहीं रखती जब तक हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। अगर हम अपने अतीत का उपयोग वर्तमान को फिर से बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वे कहानियाँ मेरे लिए केवल एक नक्शा है। और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा भी बेकार है जब तक कि उसका उपयोग न किया जाए। टाइलर का सरल और सीधा सवाल मेरे लिए मूल्यवान था, क्योंकि इसने मुझे 2 चीजें सिखाई। पहली, इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, एडी, अपने सफर को देखो, तुमने क्या क्या पार किया है। दूसरी, इसने मुझसे पूछा, अब इस समय में तुम क्या कर रहे हो। मुझे यह सवाल बहुत पसंद है। मैं मानता हूँ कि हमारे संघर्ष में एक कला है और हमारे दुख को दूर करने में सुंदरता है। लेकिन अगर ये सबक, यह आदर्श, एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह स्थिर रहे, तो इसका क्या मतलब है। उस बुद्धिमत्ता को मुक्त किया जाना चाहिए और यह केवल लक्षित, जानबूझकर किए गए प्रयास से ही होता है। मैंने खुद से यह सवाल पूछते हुए उत्साह और ताजगी महसूस की कि मैं कैसे उस क्रियाशीलता पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, कैसे मैं उन अंतर्दृष्टियों को और गहराई से समझ सकता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। कुछ ऐसा जो मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, वह दोनों ही मजेदार और चुनौतीपूर्ण है। वह है एक एकल निर्माता से एक व्यवसाय के मालिक के रूप में रूपांतरित होना, समर्थन संरचना का निर्माण करना और कार्य प्रवाहों का प्रणालीकरण करना। जैसा कि एक मित्र ने मुझसे पहले कहा था, थोड़ा कम मिकी माउस, थोड़ा अधिक वॉल्ट डिज्नी, और यह हो रहा है।
लेकिन सच्चाई यह है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ उसी तरह नहीं पहुँचते जैसे आप जहाँ हैं वहाँ पहुँचे। तो अब पुराने सबक को क्रियान्वित कैसे किया जाए, यह जानते हुए कि मेरी दुनिया उस पल बदल जाती है जब मैं कार्रवाई करने का निर्णय लेता हूँ। यह एक अप्रयुक्त शस्त्रागार होने जैसा है, यह जानते हुए कि मेरा पैर बमुश्किल पेडल को छू रहा है। और हम सभी उस ज्ञान के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम सभी पूछ सकते हैं, आज मैं क्या एक काम कर सकता हूँ जिसे मुझे करना चाहिए। शायद मैं वह नहीं कर पाता अगर मैंने खुद को थोड़ा धक्का नहीं दिया होता। मुझे उस सरल आरेख का विचार बहुत पसंद है, जहां आप एक पृष्ठ पर एक सीधी रेखा खींचते हैं और बाईं ओर अपनी वर्तमान बाधा, उन चीजों को सूचीबद्ध करते हैं जो वास्तव में आपको परेशान कर रही हैं या जिन कारणों से आप फंसे हुए हैं, और फिर दाईं ओर एक काम जो आप उसके बारे में करने जा रहे हैं। यह बस कार्रवाई को मजबूती देता है, और कार्रवाई सब कुछ है क्योंकि टायलर के बिंदु के अनुसार तुम्हें पता है कि क्या करना है। हम सभी जानते हैं कि क्या करना है, न कि चीजें कैसे समाप्त होंगी या शायद अंतिम रेखा कैसी दिखेगी। लेकिन हमें अभी पता है, हमारे पास यह अनुभव है कि हमें क्या करना है और मौका कहाँ है। हम जानते हैं, हम समझते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जहां हम करने के मास्टर बन जाते हैं, वह एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपनी जंगली कल्पना से परे रूपांतरित होते हैं। और जो चीजें मैं चर्चा करता हूँ वे आखिरकार मेरे जीवन में सब कुछ बन सकती हैं या कुछ भी नहीं बन सकती। वे वहीं बैठे रह सकती हैं, एक आदर्श के रूप में, और अंततः काश मैंने ऐसा किया होता। यह सब इस पर निर्भर करता है कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, और जब मुझे असुविधा होती है तो मैं कैसे कार्य करता हूँ। यह बात उन सभी लोगों पर भी लागू होती है जो इसे सुन रहे हैं। आप कम से कम एक प्रारंभिक बिंदु से सुसज्जित हैं। आप शायद जानते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है। आप शायद कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें समाप्त या छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन यह जानना उतना ही अच्छा है जितना कि आपका पहला कदम। तो क्या आप इस क्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं? उन छोटे छोटे बुद्धिमत्ता के टुकड़ों को लेकर उन्हें जीवन देने के लिए हमें अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने घर के बाहर कदम रखने के लिए, आईने में देखने के लिए, और इस विश्वास के साथ कि हम बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं, एक जटिल दुनिया में बढ़ सकते हैं। चलिए इसे सरल बनाते हैं। हमें पता है कि क्या करना है, तो चलिए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यात्रा के दौरान अगर हमसे कोई गलती होती है या हम निशाने से चूक जाते हैं, तो उसे सुधारें और फिर से आगे बढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ न करना सबसे दुखद है। आज कुछ ऐसा करें जो ठहराव के पेड़ को काटने का काम करे। जरूरी नहीं कि सब कुछ हो, बस एक चीज हो। जब आप गति में होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया आपके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। तो आइए जीवन को वह मौका दे कि वह ऐसा कर सके, और खुद को वह मौका दे कि आप इसे अनुभव कर सकें। जैसा कि टायलर ने कहा, कल्पना करें कि अगर हम पूरे दिल से उन चीजों को लागू करें जो हमें सच मानती हैं, न कि आधे अधूरे मन से, बल्कि उसी या उससे भी अधिक तीव्रता और इरादे के साथ जिसके साथ हमने वह ज्ञान प्राप्त किया था। वह कैसा दिखेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रयास करते हैं। चलिए उस दुनिया का पता लगाते हैं जहां आपके सबक वास्तविकता में आपके पैरों के नीचे की सड़क पर बदलते हैं, आपके हाथों में साकार होते हैं। आप खुद के सबसे बड़े प्रशंसक भी हो सकते हैं और सबसे बड़े आलोचक भी। वास्तव में न केवल यह स्वस्थ है, बल्कि यह आवश्यक भी है कि आप अपने लिए वहाँ हों। उस प्रतिबद्धता का जश्न मनाएं कि आप उपस्थित हुए, लेकिन साथ ही खुद को विकास के लिए जवाबदेह ठहराएं, क्योंकि महान होने का मतलब है यह जानना कि आपके अंदर और भी बहुत कुछ है, यह समझना कि आपके अद्वितीय अस्तित्व से और भी महानता निकाली जा सकती है। यहाँ दो शब्द हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, निरंतरता और अनुकूलन। पहले निरंतरता, क्यों? क्योंकि निरंतरता आपको दरवाजे के अंदर ले जाती है। यह प्रवेश की कीमत है।
निरंतरता यह है कि आप हर दिन और हर रात अपने लिए उपस्थित होते हैं, पुनरावृत्ति के माध्यम से महारत और दक्षता पैदा करते हैं और एक डेटा सेट तैयार करते हैं जो आपकी यात्रा को मार्गदर्शित करेगा। एक बार स्थिर विचार को गति में डालते हुए निरंतरता वह है जब आप वह करते हैं जो आपने खुद से वादा किया था कि आप करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आप है। आप लक्ष्य बनाते हैं और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जब रात में आपका सिर तकिए से टकराता है तो आप थक सकते हैं, आपने संघर्ष किया हो सकता है, आप विफल हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि चीजें जिस तरह से घटी वैसी क्यों हुई, लेकिन आपने उपस्थिति दिखाई, इसलिए उसका जश्न मनाएं। स्वयं का सबसे बड़ा प्रशंसक बने, क्योंकि दुनिया आपकी आगे बढ़ने की इच्छा को नहीं ले सकती है और आपकी निरंतरता को जब्त नहीं कर सकती है जब तक आप इसकी अनुमति नहीं देते। तो चलिए इसे पहले भाग के अलावा निरंतरता के लिए आपकी प्रतिबद्धता मानते हैं कि आप अपने लिए उपस्थित होते हैं। अब दूसरा हिस्सा, निरंतरता का बड़ा भाई, अनुकूलन। देखिए, निरंतरता आपको दरवाजे के अंदर ले जाती है, यह आपको खेल में शामिल कर देती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं देती है। निरंतरता आपको पेन देती है, कागज आपके सामने रखती है, आपकी पीठ थपथपाती है। जहां निरंतरता आपको अपनी कहानी लिखने का मौका देती है, आपकी सफलता या उपलब्धि का स्तर आपके अनुकूलन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए आईने में देखें और पूछें, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ? मैंने 30 दिनों तक निरंतरता दिखाई, निश्चित रूप से यह सही है, यह गलत है। अब समायोजित करने का समय है, आलोचनात्मक बनने का समय है। यह समझने का समय है कि खुद से और अधिक की उम्मीद करना किसी भी तरह से आपके कार्य को कम नहीं करता है, बल्कि यह आपको अपने अगले संस्करण में विस्तारित होने का अवसर देता है, जो कि केवल उपस्थिति दिखाने से नहीं हो सकता। अनुकूलन की इच्छा के बिना आप आइंस्टीन की पागलपन की परिभाषा प्राप्त करते हैं, वही काम बार बार करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना। आप दिन के बाद दिन इस बात पर हैरान होते रहते हैं कि यह चौकोर खांचा हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है और गोल खांचे में फिट नहीं हो रहा है। अनुकूलन की इच्छा के बिना हम केवल आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और केवल काम करने के लिए काम करते हैं। अगर हम अपने भीतर यह खोजने में सक्षम हो सकते हैं कि जो डेटा हमें दिन प्रतिदिन मिला है, उसका उपयोग खुद को उस उत्तरी सितारे की ओर मार्गदर्शन करने के लिए करें, तो हमें शक्ति मिलेगी। जहां हम हैं और जहां हम होना चाहते हैं, उसके बीच के अंतर को खोजने की शक्ति, यही असली शक्ति है। यह केवल उपस्थिति दिखाने से अधिक की मांग करता है, यह देखना मांगता है, यह निरीक्षण करना मांगता है और फिर अनुकूलन करना। तो हाँ, अपने सबसे बड़े प्रशंसक और सबसे बड़े आलोचक बने, अपने लिए वहाँ रहें, लेकिन खुद को बस अच्छा होने के साथ दूर मत होने दें। उपस्थिति दिखाना महत्वपूर्ण है, यह शक्तिशाली है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगर आपकी आंखें खुली रहती हैं, अगर आप खुद से प्यार करने और खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। ऐसी कोई पहाड़ियाँ नहीं जिन पर आप चढ़ नहीं सकते या महासागर जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। बेशक दुनिया वह करेगी जो दुनिया करती है, यह आपके सामने चुनौतियाँ पेश करेगी, लेकिन बजाय इसके कि उन चुनौतियों को वह कारण माने जिससे आप नहीं कर सकते, बजाय इसके कि उन चुनौतियों को एक स्थायी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें, वे कुछ और नहीं बल्कि अगली पहेली बन जाती है जिन्हें हल करना है, अगला छोटा अनुकूलन जिसे आपके द्वारा किया जाना है। आप उपस्थिति दिखाते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, समायोजन करते हैं और फिर से उस क्षितिज की ओर बढ़ते हैं, बार बार। इसलिए जब आप खुद को निराश या उस दीवार के सामने पाते हैं, तो याद रखें कि आप अपने आदर्श वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। उस पर गर्व करें कि आप उपस्थित हुए, आपने निरंतरता दिखाई, क्योंकि जितना भी भयानक यह प्रतीत हो सकता है, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ पार किया है। लेकिन यह भी जान ले कि जो चुनौती आपके सामने है, वह आपके या आपके लक्ष्यों की आलोचना नहीं है,
बल्कि यह आपकी योजना की समीक्षा करने और समायोजित करने का अवसर है। यह आपके लिए दुनिया के सामने झुकने की नहीं, बल्कि दुनिया के साथ अनुकूलित होने की, उसके कारण बढ़ने की क्षमता है। आज आपका मौका है कि आप जो कुछ भी दुनिया आपको देती है, उसका उपयोग करके कुछ नया बनाएं। धन्यवाद। अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? आदमी ने किनारे की ओर घबराते हुए देखा। लेकिन मेरे दोस्त, एक आवाज ने उत्तर दिया, अगर तुम उड़ गए तो क्या होगा? यह एक छोटा सा उदाहरण है जिसे मैंने हाल ही में सुना, जो हमारी प्रवृत्ति को बनाए रखने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने और जोखिम से पूरी तरह दूर होने के डर को प्रदर्शित करता है कि कहीं हम अपने वर्तमान स्थिरता को पूरी तरह से खो न दें। यह भूल कर कि जीवन क्या हो सकता है अगर चीजें सही हो जाएं। यह भूल कर कि जीवन विकल्पों का खेल है और जो आपके पास है उसे कभी न खोने पर ध्यान केंद्रित करना उस संभावना को खोने का मतलब है। यह उतना ही सरल है, रुकना जाने से इनकार करना है। और हमें लगातार इस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। यह सत्य कि जो हम नहीं कर रहे हैं वह भी एक निर्णय है। और जबकि हम अपनी ऊर्जा और प्रयासों को गिरने और असफलता को कम करने पर केंद्रित करते हैं, कोई और उस पर कदम रख रहा है, उसे भुना रहा है, बार बार गिर रहा है, तब तक जब तक वे उड़ नहीं जाते। क्योंकि खतरा गिरने में नहीं, बल्कि आसमान में न ले जाने में है। यह केवल उस व्यक्ति का अंश बनने में है जो आप बन सकते हैं, वह भी आवश्यक बलिदान और साहस के साथ। यह समझना है कि हम गलत नहीं हैं अगर हम शुरू में छोटे सोचते हैं, हार न मानने के लिए खेलते हैं, केवल सुरक्षा के लिए सोचते हैं। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से संरक्षित और सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति के साथ आते हैं। यह हमारी विकासवादी यात्रा का परिणाम है। हमें डरने के लिए कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए और न ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय कांपने के लिए कमतर माना जाना चाहिए। यह हमारी मानवता का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास यह क्षमता भी है कि हम इन स्वाभाविक सीमाओं को समझें और उन्हें परिवर्तित करें। हमें समझना होगा कि हमारे आसपास की दुनिया से डरना उस समय बेहद महत्वपूर्ण था जब हम शिकारी और संग्रहकर्ता थे। उस समय जब झाड़ियों में कुछ हलचल होती थी तो आगे न बढ़ना, गुफाओं में बिना सोचे समझे न घुसना और अपने छोटे से कबीले से अलग होने का डर पूरी तरह से जायज था। लेकिन आज यह समझना जरूरी है कि ये जैविक प्रवृत्तियां अब पुरानी हो चुकी हैं। अब झाड़ियों में शेर नहीं है, गुफाएं अब मात्र रूपक हैं और हमारा कबीला अब सावधानी पूर्वक और विवेक पूर्वक चुना जाना चाहिए। सभ्यता ने हमें सुरक्षा की एक परत प्रदान की है और यह हमारे लिए एक विलासिता है। जब जीवन आपको चुनौती देगा, और ऐसा होगा ही, तो आपको पीछे हटने की इच्छा होगी। लेकिन यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उस डर की आवाज को सुन लिया है जो केवल नकारात्मकता को देखती है। वह संभावना नहीं देख सकती, केवल संभावित दर्द और असुविधा को देखती है। यहीं पर आपको खुद को आश्वस्त करना होता है कि हाँ, चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन ये गलतियाँ अक्सर सुधार योग्य होती हैं और आपको वो ज्ञान देती हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। यह मौका है कि आप उस बातचीत में हस्तक्षेप करें और कहें कि अगर चीजें सही हो गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन को जीना तब तक शुरू नहीं होता जब तक हम यह नहीं समझते कि अगर चीजें सही हुई तो जिंदगी कैसी हो सकती है, और यह उम्मीद ही उद्देश्य को जन्म देती है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, जीवन कभी भी परिस्थितियों के कारण असहनीय नहीं बनता, बल्कि केवल अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण बनता है। हम सब एक ही खेल के मैदान में काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम सबके दिमाग में अलग अलग ध्वनियाँ, व्याख्याएं और कथाएं चल रही हैं। कोई व्यक्ति दुनिया के टूटने को देख सकता है और बाकी जीवन उस खोए हुए का शोक मना सकता है, जबकि कोई दूसरा वही विनाश देखकर यह सोच सकता है, अब मैं इसके स्थान पर क्या बना सकता हूँ। मुझे अक्सर निराशा होती है जब मैं माइंडसेट को गलत समझा जाता देखता हूँ।
जैसे कि यह कोई जादू की चीज हो जो आपकी आंखें बंद करते ही वास्तविकता में बदल जाए। मेरे अनुसार आकर्षण का सिद्धांत कोई जादू नहीं है। मुझे लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया इससे कहीं अधिक सरल है। हम उन्हीं चीजों के अनुसार कार्य करते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप योग्य नहीं हैं, कि आप और अधिक पाने के लायक नहीं हैं, तो आपके पास बदलाव की कोई प्रेरणा नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने भीतर अनुशासन पाते हैं, यहाँ तक कि एक क्षण के लिए भी यह सोचने के लिए कि क्या होगा अगर चीजें बेहतर हो गई, तो यह विचार अचानक से आपको एक कदम आगे बढ़ने का कारण देता है। जादू यह नहीं है कि आपने इसे चाहा और यह हो गया, बल्कि जादू यह है कि आपने इसे एक संभावना के रूप में देखा और उस परिणाम की ओर बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित किया। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जिसमें आप जो चाहते हैं वह तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप ऐसा नहीं जीते जैसे वह पहले से ही आपका है, जैसे आप उसे छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। जब यात्रा असंभव लगती है तो जान ले कि आप सही मार्ग पर हैं। आप अपने बहुत ही शक्तिशाली विरोधियों से मुकाबला कर रहे हैं, आपके अपने डीएनए से, आपके आसपास के लोगों से जो आपको नहीं समझते, उन बाधाओं से जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वह कल्पित किला जो केवल आपके दिमाग में है कभी साकार हो पाएगा। लेकिन जब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके एकल साहसिक कृत्य एक कहानी बनाना शुरू कर देंगे। जो पहले कल्पना में था वह ठोस हो जाएगा और आप खुद को उन टुकड़ों को जोड़ने में सक्षम पाएंगे। सच्चाई यह है कि आप डर को कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, यह हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आपको याद रखना है कि उद्देश्य का मूल्य, अवसर का मूल्य उस डर की आवाज से अधिक है। यह अपनी आंखें बंद करने के बारे में नहीं है कि आप कौन हैं या आप कहां से आए हैं, बल्कि यह उन सभी संभावनाओं के लिए अपनी आंखें खोलने के बारे में है जो आप बन सकते हैं। अगर कोई कहे कि जीवन आसान है तो वह गलत होगा। अगर कोई कहे कि संतोष प्राप्त करने का एक निश्चित मार्ग है तो वह गलत सूचना देगा। अगर कोई कहे कि हर सवाल का जवाब देने के लिए एक किताब है तो वह भी गलत होगा। बिंदु यह नहीं है कि जीवन आसान, पूर्वानुमेय या परिभाषित है। बिंदु यह है कि इन सब के बावजूद आप कुछ असाधारण बना सकते हैं। असीमित अज्ञात के बीच कुछ अद्वितीय बनाने की संभावना है। मुझे कुछ साल पहले अब्राहम मैस्लो का एक उद्धरण मिला था और अर्नेस्ट बेकर की पुस्तक द डिनायल ऑफ डेथ में एक अवधारणा भी थी। विचार यह है कि हम एक साथ देवता और कीड़े हैं। यह विचार मेरे दृष्टिकोण को बदलने वाला था। यह एक द्वंद्व है जो हमेशा तनाव में रहता है। हम जानवर हैं, मांस और हड्डियों के बने हैं, जो हर दिन क्षीण हो रहे हैं। हम केवल एक अस्थायी निवास के साथ एक विशाल चट्टान पर हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और फिर भी हम न केवल उस नश्वरता के प्रति सचेत होते हैं, बल्कि उसे पार करने की शक्ति भी रखते हैं। हम सपने देख सकते हैं, ऐसी चीजें देख सकते हैं जो अभी तक वहाँ नहीं है। हमारा दिमाग अद्भुत है। हम देवता और कीड़े दोनों हैं। तो हम इसके बारे में क्या करें? क्यों न हम इस तथ्य का उपयोग करें कि हम मरने वाले हैं, कि कई तरीकों से हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है, कि जीवन गड़बड़ और अप्रत्याशित है और अक्सर यह अराजकता का एक पूरा भंवर है। तो क्यों न हम इस सब के कारण और भी ऊंचा उठे, उन सुरक्षा रेखाओं को हटा दें और स्वर्ग तक पहुँचे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए क्यों न पूरी तरह से जिया जाए। जब दिन भारी हो जाए या अराजकता में बदल जाए, तो दुनिया की उस उथल पुथल पर ध्यान न दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप उसे कैसे अर्थ दे सकते हैं। इस विचार का सम्मान करें कि हालांकि हमारे चारों ओर सब कुछ प्राकृतिक नियमों और सीमाओं द्वारा निर्धारित है, आपका मस्तिष्क कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जहां आप उत्तर खोजेंगे, आपको वह मिलेंगे। जहां आप और खोजेंगे, आपको और मिलेंगे। हमारे अस्तित्व की सीमाएं और चुनौतियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
गाना खत्म हो जाएगा तो क्यों न आखिरी बार की तरह नाचें? क्योंकि निश्चित रूप से समय के साथ हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, हम अपने तरीके से उस जमीन और आसमान के बीच का फासला पाटने के लिए जिएंगे।